हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ जनरल कंसिड्रेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स देखेंगे और आज का मेन टॉपिक रहेगा रेजिस्टेंस, डेवलपमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं एक शॉर्ट में, ब्रीफ में, कि यूजुअली एंटी माइक्रोबियल्स काम कैसे करती हैं। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एंटीबायोटिक्स इंटरचेंजेबली कई बार हम लोग यूज़ कर लेते हैं उसको। तो चलिए, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स देखते हैं हम लोग पहले। तो कई तरीके से आप याद कर सकते हैं। मैं इसको याद करने के लिए कोड यूज़ करता हूँ, PWD मेंबर। ठीक है, सो P इज़ द वन। कौन कौन से एंटी माइक्रोबियल्स जो राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसिस को हैम्पर करते हैं, इनहिबिट करते हैं या ऑल्टर करते हैं। ठीक है, तो P इज़ फॉर दैट। W क्या है? कौन कौन से जो सेल वॉल को की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। ठीक। D जो DNA सिंथेसिस का सप्रेशन इनहिबिट करते हों या उसको ऑल्टर करते हों। M ऑल्टरेशन इन सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। ठीक है, सबके एग्जाम्पल्स हैं। प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाले टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकॉल, सेल वॉल सिंथेसिस के इनहिबिशन के लिए पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, डीएनए सिंथेसिस के सप्रेशन के लिए सल्फोनामाइड्स, ट्राइमेथोप्रीम, और सेल मेम्ब्रेन के ऑल्टरेशन के लिए, की इंटीग्रिटी के ऑल्टरेशन के लिए पॉलीमिक्सिन, कोलिस्टीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक डिटेल क्लासिफिकेशन आपकी टेक्स्ट बुक्स में दिया है, आप उसको मेमोराइज कर सकते हैं शॉर्ट में याद रखने के लिए। ये चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आप बार बार ये टर्म सुनते होंगे, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो आज हम लोग थोड़ा इसको डिटेल में देखेंगे, क्रिस्प एंड कॉन्साइज। तो हम लोग सबसे पहले इसको समझते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप कैसे होता है। तो हम सबसे पहले एक माइक्रोब के, या आप यहाँ समझिए एक बैक्टीरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। ठीक, कि एक बैक्टीरिया कैसे रेजिस्टेंस डेवलप करेगा एंटीबायोटिक्स या एंटी माइक्रोबियल्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये हमने एक माइक्रोब ले लिया है, एक बैक्टीरिया ले लिया है। ठीक, तो एंटीबायोटिक्स जो हैं हमने शरीर में दी, वो आई उस बैक्टीरिया, उस माइक्रोब के पास। ये आके उन्होंने या तो उसके डीएनए फंक्शन या सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, किसी भी जगह पे उन्होंने अपना एक्शन दिखाना था, वो दिखाया। अब माइक्रोब जो है, बैक्टीरिया जो है, वो कैसे इस एंटी माइक्रोबियल को रेजिस्ट करेगा, कैसे उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करेगा, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो वो उसको आने ही ना दे। जो परमिएबिलिटी थी उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उस परमिएबिलिटी को घटा दे। अब एंटी माइक्रोबियल उसके अंदर घुस नहीं पा रहा है, जितना पहले आना चाहिए आ रहा था, अब नहीं आ पा रहा है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है। ठीक है, यूजुअली एमिनोग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो होता है वो इस तरीके से होता है। दूसरा, अगर वो आ गया है, आप ये परमेबिलिटी नहीं इफेक्ट कर पा रहा है माइक्रोब, तो क्या कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल दिया जाए। माइक्रोब दूसरा तरीका अपना सकता है कि ईफ्लक्स कर दे, बाहर निकाल दे उसको अपने स्ट्रक्चर से। ठीक, जनरली टेट्रासाइक्लिन्स इस तरीके से रेजिस्टेंस उनके अगेंस्ट डेवलप किया जाता है। आप देख सकते हैं टेट्रासाइक्लिन से परमिएबिलिटी भी घटा के किया जा रहा है और ईफ्लक्स करके भी किया जा रहा है। मतलब एक एंटी माइक्रोबियल, एक एंटीबायोटिक के अगेंस्ट मल्टीपल तरीके से बैक्टीरिया, माइक्रोब रेजिस्टेंस डेवलप कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब तीसरा तरीका क्या है। अब आ गया, मान लीजिए एंटी माइक्रोबियल बैक्टीरिया में परमिएबिलिटी भी नहीं कुछ मैनेज हो पाई बैक्टीरिया से, इफ्लक्स भी नहीं कर पा रहा है, तो क्या कर रहा है, एंटी माइक्रोबियल का अपना एक टारगेट होगा। तो बैक्टीरिया क्या करे, उस टारगेट के लिए एफिनिटी कम करा दे एंटी माइक्रोबियल की, तब भी एंटी माइक्रोबियल काम नहीं कर पाएगा और रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। वैंकोमाइसिन इज़ अ गुड एग्जाम्पल फॉर दैट। इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से हो सकता है। अच्छा, अब मान लीजिए जो एंटी माइक्रोबियल था वो काम करता था किसी एक तरह के प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को रोक के। जैसे ये मान लीजिए बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल था, डीएनए था, और इससे फिर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन हो के कोई प्रोडक्ट बनता था। ठीक, प्रोडक्ट बनता था एक सबस्ट्रेट लेके। ये प्रोडक्ट जो था ये बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी था।
तो एंटीबायोटिक क्या कर सकता है, हो सकता है इस सबस्ट्रेट को किसी तरीके से इनहिबिट कर दे, इस प्रोडक्ट को फॉर्म करने में बाधा डाल दे। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, इस तरीके के अटैक से बचने के लिए बैक्टीरिया ने दूसरा तरीका अपनाया। अब उसको प्रोडक्ट तो बनाना है, लेकिन अब उसने सबस्ट्रेट एक अल्टरनेटिव चुन लिया। जो सबस्ट्रेट S था उसकी जगह S2 उसने चुन लिया, और इससे भी वो एक अल्टरनेटिव पाथ बना के P प्रोडक्ट बना पा रहा है। तो जब S2 चुन लिया तो एंटी माइक्रोबियल जो आपने दी थी, जो S के अगेंस्ट थी, अब वो S2 के अगेंस्ट नहीं काम कर पा रही है। तो अब बैक्टीरिया अपना जो एसेंशियल प्रोडक्ट था वो बना पा रहा है। तो बैक्टीरिया एक अल्टरनेटिव पाथवे भी चुन के रेजिस्टेंस डेवलप कर सकता है, फॉर एग्जांपल सल्फोनामाइड्स के अगेंस्ट। ठीक, अच्छा, अब इसके अलावा एक और तरीका है कि ये सारे तरीके तो डिफेंसिव थे। बैक्टीरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ये सारे तरीके डिफेंसिव थे, आने नहीं देना, बाहर निकाल देना, एफिनिटी के कम कर देना टारगेट के लिए, या एक अल्टरनेटिव पाथवे चुन लेना, ये स्केप कर रहा था बैक्टीरिया। अब लास्ट तरीके में बैक्टीरिया अटैकिंग मोड पे आ गया कि अब वो क्या करेगा, अब एंटी माइक्रोबियल्स को ही इनएक्टिवेट करना शुरू करेगा। कैसे, वो इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा। इसके प्राइम एग्जाम्पल है इस तरीके से रेजिस्टेंस डेवलप होने वाले एंटी माइक्रोबियल्स, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, बीटा लैक्टम्स एंड क्लोराम्फेनिकॉल। ABC ये कोड आप आपको इसको याद कर सकते हैं। बैक्टीरिया इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है इनके अगेंस्ट और रेजिस्टेंस डेवलप होता है। तो हम 5 तरीकों से देख सकते हैं जनरली कि ये 5 तरीकों से बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप करता है। अब रेजिस्टेंस डेवलप तो हो गया, लेकिन एक बैक्टीरिया ने डेवलप किया, अब वो उसको कैसे ट्रांसमिट करेगा, पूरी बैक्टीरियल कॉलोनी तक ये कैसे पहुंचेगा, मतलब जितना बड़ा इन्फेक्शन है वहाँ तक वो कैसे रेजिस्टेंस बड़े लेवल पे पहुंचेगा। तो 2 तरीके से हो सकता है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र एंड वर्टिकल ट्रांसफ़र। उस पे आने से पहले हम पहले एक और चीज़ देखेंगे। अब रेजिस्टेंस जो हो सकता है ना, नेचुरली हो सकता है, उस माइक्रोब में रेजिस्टेंस नेचुरली प्रेजेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल स्यूडोमोनास जो होता है वो कई एंटीबायोटिक्स, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, वो पहले से प्रेजेंट हैं उस बैक्टीरिया में, तो उससे वो उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम उसमें एक सेलेक्टिव एंटी माइक्रोबियल चूज़ करेंगे एंड वी नो दैट कि रेजिस्टेंस पहले से है, तो हम एक सेलेक्टिव एंटी माइक्रोबियल चूज़ करके उस इन्फेक्शन से निजात पा लेंगे। लेकिन दूसरा तरीका हो सकता है कि पहले तो उस बैक्टीरिया या उस माइक्रोब में नहीं था, लेकिन हमने एंटीबायोटिक जब देनी शुरू की, एंटी माइक्रोबियल्स देने शुरू किए, तो रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, एक्वायर कर लिया उसने। एक्वायर कर लिया 2 तरीकों से हो सकता है, या तो जीन ट्रांसफ़र से हो या म्यूटेशन से हो। ठीक, दोनों तरीके भी हम देखेंगे। जीन ट्रांसफ़र से क्या होने का मतलब कि एक बैक्टीरिया, मान लीजिए 100 बैक्टीरियम की कॉलोनी है एक, ठीक, उसमें से एक ने ऐसा रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, या एक रेजिस्टेंट है उसमें से बैक्टीरिया, ठीक, तो बाकी बैक्टीरिया में कैसे वो रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र होगा। ठीक, 3 तरीकों से हो सकता है, आप पहले पढ़ चुके होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब फ्री इन्वायरमेंट से बैक्टीरिया डीएनए उठा ले, जो रेजिस्टेंट डीएनए था वो फ्री इन्वायरमेंट से उठा ले। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है क्लिनिकली, कभी कभी पेनिसिलिन जी के अगेंस्ट ये सुनने मिलता है। ट्रांसडक्शन आप जानते हैं, बैक्टीरियोफाज की ज़रूरत पड़ती है। बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? एक वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया पे ही अटैक करते हैं और उन्हीं पे सरवाइव करते हैं। ठीक है, तो एक बैक्टीरियोफाज के थ्रू ये रेजिस्टेंट जीन्स एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाती हैं। एग्जाम्पल्स होंगे पेनिसिलिन और इरिथ्रोमाइसिन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा। तीसरा होता है कंजुगेशन। एक कंजुगेशन ट्यूब बनेगी 2 बैक्टीरिया के बीच में और रेजिस्टेंट जीन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगी। एग्जाम्पल इज स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड क्लोराम्फेनिकॉल के अगेंस्ट। ठीक, इसके अलावा ट्रांसपोजॉन्स और इंटीग्रॉन्स भी होते हैं। इनको शॉर्ट में समझ लीजिए। ट्रांसपोजॉन्स क्या होते हैं? जनरली ये प्लाज्मिड टू प्लाज्मिड या प्लाज्मिड टू डीएनए
जीन ट्रांसफ़र करते हैं, डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं, तो इनके थ्रू भी हो सकते हैं। इंटीग्रॉन्स थोड़े से बड़े होते हैं डीएनए सेगमेंट्स, जो ट्रांसपोजॉन्स के ही ऊपर होते हैं, ठीक। तो ये जो हुआ, ये इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन जो जीन बेस्ड था, ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक ही समय में एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में हो रहा है, कम टाइम लेता है और तेज़ी से फैलता है, ठीक है। अब एक वर्टिकल ट्रांसफ़र भी होता है रेजिस्टेंस का। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक बैक्टीरियल कॉलोनी थी जिसमें एक ये रेड जो है ये रेजिस्टेंट जीन थी, बाकी सब ससेप्टिबल थी, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल के लिए। अब आपने एंटी माइक्रोबियल दी, जब एंटी माइक्रोबियल दी तो इसने इन सारे पिंक वालों को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये सिर्फ रेड वाली रेजिस्टेंट बची रह गई, रेजिस्टेंट रेड वाली सिर्फ बची रह गई, ठीक। तो क्या होगा, अब रेड वाली ही ग्रो करेगी, क्यों? क्योंकि पिंक डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो रेड को ग्रो करने के लिए सेलेक्टिव मीडियम मिल गया। तो एंटी माइक्रोबियल का जुडिशियस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करने से क्या होगा, हमने सारी जो उससे ससेप्टिबल स्पीशीज़ थी वो तो मार दी, लेकिन जो रेजिस्टेंट स्पीशीज़ होगी वो फ्लरिश करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो दिस कैन बी एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल ट्रांसफर म्यूटेशन के थ्रू, ठीक। अब इसी से मिलता जुलता एक टर्म आता है सुपर इन्फेक्शन, आपने बहुत सुना होगा, ठीक। तो अब सुपर इन्फेक्शन क्या है, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी दे रहे हैं किसी इन्फेक्शन से बचने के लिए, को ट्रीट करने के लिए एंटी माइक्रोबियल थेरेपी दे रहे हैं, और थेरेपी देने के बाद नया इन्फेक्शन आ गया, ठीक। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी दे रहे थे किसी इन्फेक्शन से को ट्रीट करने के लिए और नया इन्फेक्शन आ गया, दिस इज कॉल्ड सुपर इन्फेक्शन। जनरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में होता है, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अभी हम लोग डिटेल में भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में ही ये ज़्यादा फ्लरिश होता है। और यूजुअली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ठीक, इनके केस में होता है। ये क्या होता है, नॉर्मल फ्लोरा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जो नॉर्मल फ्लोरा जो हमारा गट का है, बॉडी का है, जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वो माइक्रोब्स जो नॉर्मली ग्रो नहीं कर पा रहे थे, क्यों? क्योंकि हमारा प्रोटेक्टिव फ्लोरा था, ठीक, शरीर का प्रोटेक्टिव फ्लोरा था, अब वो माइक्रोब ग्रो करना शुरू कर देंगे, ठीक। फॉर एग्जांपल कैंडिडा, ठीक, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिकेल, ठीक, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की तरह ये आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम डिफिकेल आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो समझ लीजिए, स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेटिव एजेंट है, और जनरली थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स के इनडिस्क्रिमिनेट यूज से ये हो जाता है। और ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस इज वैंकोमाइसिन, ठीक। चलिए हम लोग बाद में इसको डिटेल में भी देखेंगे। तो कंडीशंस कौन कौन हो सकती हैं जो सुपर इन्फेक्शन करें, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, मैलिग्नेंसीज, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, डायबिटीज़, ओल्ड एज, ये सारी कंडीशन आप ध्यान दीजिए, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट्स हैं, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन कराती हैं, ठीक है। कैसे बच सकते हैं इस सुपर इन्फेक्शन से, सेलेक्टिव एंड स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स चूज़ करें, जो डायग्नोसिस है उसको कंफर्म करें और उसी के रिलेटेड स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स चूज़ करें, प्रोलॉन्ग नहीं करें एंटी माइक्रोबियल्स अगर ज़रूरत ना हो, ठीक, और जुडिशियसली यूज़ करें, ठीक। इसको अभी हम लोग और डिटेल में भी देखेंगे। क्रॉस रेजिस्टेंस, अनदर टर्म इज क्रॉस रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंट टू वन एंटी माइक्रोबियल कन्फर्स रेजिस्टेंस टू अदर एज वेल। एक एंटी माइक्रोबियल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हुआ तो दूसरे एंटी माइक्रोबियल के लिए भी अपने आप आ जाना, ठीक। क्या होता है, जो केमिकली या स्ट्रक्चरली रिलेटेड ड्रग्स होती हैं, एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं, उनके केस में ज़्यादा मिलते हैं। फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की एक जो ड्रग होगी उसके अगेंस्ट कोई बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हुआ तो उस ग्रुप की दूसरी जो ड्रग्स हैं उनके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस आ गया, दिस इज कॉल्ड क्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, अनरिलेटेड ड्रग्स भी जो होती है ना वो पार्शियल क्रॉस रेजिस्टेंस डेवलप शो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन्स एंड क्लोरेम्फेनिकॉल, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेंगे। अब प्रिवेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कैसे करें, कैसे रेजिस्टेंस बचा सकते हैं हम, तो पहली बात, अवॉइड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स, जब ज़रूरत है तभी दीजिए।
जब प्रोलॉन्ग यूज़ बचाना है, अवॉइड अनड्यूली प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स, जितनी देर देनी है, जितना उसका ड्यूरेशन है उतना ही दें, उससे अधिक ना दें। प्रिफर करिए कि सेलेक्टिवली और रैपिडली एक्टिंग एंटीमाइक्रोबियल दें अगर पॉसिबल हो तो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम की अगर ज़रूरत ना हो तो ना दें। जो अगर सेलेक्टिव से काम चल जा रहा है, रैपिडली एक्टिंग से काम चल जा रहा है तो उन्हें दें। ठीक। प्रिफर कॉम्बिनेशन, अगर प्रोलॉन्ग थेरेपी चाहिए तो प्रिफर करिए कॉम्बिनेशन की। ठीक। नोटोरियस इन्फेक्शंस, जो भी नोटोरियस इन्फेक्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए प्रसिद्ध हैं, उनको इंटेंसिवली ट्रीट कीजिए, जड़ से ख़त्म कर दें। ठीक। इसके लिए एक निमोनिक है, चाहे तो याद कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पीसीएस। ठीक है, INPCS, आई से इंडिस्क्रिमिनेट, P से प्रोलॉन्ग यूज, N से नोटोरियस इन्फेक्शंस, P से प्रोलॉन्ग यूज, C से कॉम्बिनेशंस एंड S से सेलेक्टिव एंड रैपिडली एक्टिंग एंटीमाइक्रोबियल्स। तो इसके बाद दो और टर्म्स आते हैं जो हम लोग बार बार सुनते हैं, सुपरबग और एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप। कई बार आपसे पूछा जाता है तो देख लेते हैं सुपरबग क्या होता है। ये स्ट्रेन्स ऑफ माइक्रोब्स जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, फंगाई सभी आएंगे जो रेजिस्टेंट हों मोस्ट ऑफ द एंटीमाइक्रोबियल्स एंड अदर मेडिकेशंस जो कॉमनली उस कंडीशन के लिए यूज़ की जाती थी। मान लीजिए निमोनिया के लिए कॉमनली एक दवा यूज़ की जाती थी या कुछ ग्रुप ऑफ ड्रग्स यूज़ की जाती थी। कोई एक ऐसा सुपरबग आया, कोई माइक्रोब आया जिसके अगेंस्ट वो सारी दवाएं, जो उन सारी दवाओं से रेजिस्टेंट है, तो अब इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक। तो ये जनरली क्या होता है, इनडिस्क्रिमिनेट और नॉन जुडिशियस यूज़ ऑफ एंटीमाइक्रोबियल से। ठीक। चलिए, नेक्स्ट टर्म है एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप। अब ये बहुत ज़्यादा सुनने में आपको आ रहा है, क्या होता है, इट इज़ एफर्ट टू मेजर एंड इम्प्रूव, मतलब हम नापें और सुधारें। क्या सुधारें कि कौन सी किस डोज में कब एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जा रही हैं क्लिनिशियन से और पेशेंट द्वारा यूज़ की जा रही हैं। मतलब हमें पहले तो मेज़र करना है, नापना है और सुधारना है कि एंटीबायोटिक्स कैसे प्रिस्क्राइब की जा रही हैं और कैसे कंज्यूम की जा रही हैं। ठीक है, ताकि रेजिस्टेंस डेवलप न हो, ताकि लंबे समय तक एंटीमाइक्रोबियल्स हम यूज़ कर सकें। चलिए, तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जनरल कंसिडरेशंस में एक टॉपिक और देखेंगे और उसके बाद ख़त्म करेंगे। थैंक यू।